Hello students, welcome in my chemistry class. In previous class, we are talking about solubility of gas in liquid, in which we talk about Henry's law. ठीक है, हेनरीज लॉ के बारे में हमने पढ़ा था कि हेनरीज लॉ की फॉर्मूला क्या होगा, हेनरीज कांस्टेंट क्या होगा, किस तरीके से उसकी लिमिटेशंस क्या होंगी। अब उसके आगे हमें उनके एप्लीकेशंस पढ़ने हैं और उसी के बेस पे और कुछ जो भी लिक्विड की सॉल्युबिलिटी है उसको डिस्कस करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उसके पहले एक चीज और मैं आपको बोलूंगा कि जो भी आपको इस क्लास में बताया जा रहा है आप उसको प्रॉपर एक नोटबुक में नोट करते जाइए, जो कि आपका एक नोट बन जाएगा। और अपना जो बनाया हुआ नोट होता है वो बहुत ही अच्छा होता है दूसरों के नोट्स पढ़ने के बजाय। जब आप खुद के बनाए हुए नोट्स को पढ़ते हैं तो वो ज्यादा बेटर होता है। तो इसलिए मैं आपको कहूंगा कि जितनी क्लासेस आप देख रहे हैं आप उनको कॉपी में नोट करते जाइए और वो एग्जाम के टाइम पे बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे। दूसरों के नोट्स अच्छे से समझ में नहीं आते, लेकिन जो अपने बनाए हुए नोट्स होते जब आप उनको पढ़ते हैं तो वो बड़े आराम से समझ में आ जाते और जल्दी जल्दी से रिवाइज भी हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए मैं आपसे ये बोलूंगा कि आप अपना नोट्स प्लीज बनाइए, अच्छे से उसको प्रिपेयर कीजिए, उसको पढ़िए। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। पहले एक छोटा सा ग्राफ जो है हेनरीज लॉ पे बेसिस है उसको हम देख लेते, फिर आगे उसके एप्लीकेशंस के बारे में स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जैसे सबसे पहले मैंने बोला ग्राफ कैसे बनेंगे। यहाँ पे बहुत सिंपल सा एक ग्राफ हमें दिखाना है कि ग्राफ एक्चुअली होगा कैसे। ग्राफ का यहाँ पे ये मतलब है कि हमने पढ़ा है कि हेनरीज लॉ जो है वो यही कहता है कि मास मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट यानी कि गैस इज डायरेक्टली proportional to partial pressure over the solvent। यानी कि हम लिखते हैं काई इक्वल्स टू के एच इंटू एक्स। ये हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था। पार्शियल प्रेशर इक्वल्स टू के एच इंटू एक्स, वेयर के एच इज मोल फ्रैक्शन, सॉरी हेनरीज कांस्टेंट। ठीक है, काई आपका मोल फ्रैक्शन, पी आपका पार्शियल प्रेशर। ठीक है, तो एक बहुत सिंपल सा रिलेशन हम यहाँ पे देखेंगे कि पी जो होता है वो काई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तभी तो हम ये वाली इक्वेशन लिखते हैं पी इक्वल्स टू के एच इंटू एक्स काई। तो यहाँ पे जो आपका पी पार्शियल प्रेशर और मोल फ्रैक्शन में जो रिलेशन है उसी के बेसिस पे हम ग्राफ बनाते हैं। और ग्राफ जो होगा वो बहुत सिंपल सा होगा, पी वर्सेस यानी प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन। जैसे सपोज हमने यहां पे एक ग्राफ बनाया, यहां पे हमने लिया मोल फ्रैक्शन और यहां पे हमने कंसीडर किया प्रेशर। ठीक, अब आपको पता है कि जब हम किसी भी गैस के अंदर प्रेशर बढ़ाते हैं तो वहां पे सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है, यानी गैस का जो अमाउंट होता है वो ज्यादा डिसॉल्व होता है। तो जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ाएंगे सॉल्युबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, सॉल्युबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। मतलब क्या है कि प्रेशर के बढ़ाने से ज्यादा अमाउंट ऑफ गैस उसके अंदर क्या होगी, डिसॉल्व होगी, यानी कि सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी। तो जो आपका ग्राफ होगा मोल फ्रैक्शन वर्सेस प्रेशर अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ वो कुछ इस तरीके का होगा। ठीक है, अब इसके आगे हम बढ़ते हैं। तो ये तो आपकी बात हो गई प्रीवियस क्लास की। अब यहाँ पे जो हमें डिस्कशन करना है वो करना है एप्लीकेशंस। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका ये एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ। ठीक, सबसे पहला जो एप्लीकेशन है
समझिएगा इस चीज को ध्यान से, ठीक है। हम दोनों एक एक एग्जांपल डिस्कस करेंगे। एक में जहां हम प्रेशर को डिक्रीज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी का इफेक्ट देखेंगे, हम एक जगह प्रेशर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी का इफेक्ट देखेंगे। तो यही चीज हमें समझनी है। जैसे सबसे पहला एक एग्जांपल हम यहाँ पे लेते हैं स्कूबा डाइवर्स का, ठीक है। स्कूबा डाइवर्स दैट मीन्स हम उनको बोलते हैं जो ओशियन के अंदर या डीप ऑफ द वाटर जाते हैं, अंदर की साइड में जाते हैं, तो उनको हम स्कूबा डाइवर्स बोलते हैं, ठीक है। तो उनसे रिलेटेड आपका एक एप्लीकेशन है। आप देखे होंगे कि जब भी स्कूबा डाइवर्स जब वाटर के अंदर जाते तो वो सिलेंडर लेके, टैंक लेके जाते हैं, ठीक है। तो उस टैंक को ले जाने का और उस पे जैसे जैसे वो बॉटम में जाएंगे उस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा उसी के बारे में यहाँ पे समझना है, ठीक है। जैसे सपोज मान लीजिए ये आपका वाटर सरफेस है, ओशियन का है या जिस किसी भी सोर्स को आप कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। ये वाटर है, सपोज ये ओशियन सरफेस है आपका, ठीक है, और ये आपका वाटर है उसके नीचे, ठीक है। जब हम यहां पे होंगे, ठीक है, मतलब एट द सरफेस ऑफ वाटर, तो उस टाइम पे जो प्रेशर होगा वो कम होगा। आपको पता होना चाहिए, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि जैसे जैसे हम वाटर के अंदर नीचे जाते हैं तो वहां पे प्रेशर बढ़ता जाता है। तो अभी हम अगर किसी स्कूबा डाइवर को यहाँ पे सरफेस पे रखते हैं और जब वो इसके नीचे जैसे जैसे अंदर की तरफ इसके अंदर जाते जाएंगे तो यहाँ पे प्रेशर बढ़ता जाएगा। तो क्या उस प्रेशर का कोई इफेक्ट उनके ऊपर पड़ेगा, वही चीज हमें यहाँ पे डिस्कस करनी है, ठीक। अब आप मेरी बात को समझिएगा कि जो स्कूबा डाइवर्स होते हैं जब वो टैंक लेके उसके अंदर वाटर के अंदर एंटर करते हैं तो उनका जो ब्लड सर्कुलेशन है उसमें ऑक्सीजन डिसॉल्व होता है। और प्रॉपर आपको ये बात पता है कि ब्लड सर्कुलेशन में ऑक्सीजन मिक्स होती है और फिर वो जाके पूरे बॉडी में सेल्स में पहुंचती है, ठीक है, ब्लड कैपिलरीज के थ्रू होते हुए। तो जो आपके स्कूबा डाइवर्स होते हैं जैसे वो नीचे की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, तो प्रेशर बढ़ता जाता है। प्रेशर क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। तो जो टैंक है, अगर हम नॉर्मली गैस का कॉम्बिनेशन लेते हैं तो उसमें नाइट्रोजन भी होता है, ऑक्सीजन भी होता है और डिफरेंट गैसेस भी प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। तो जो नाइट्रोजन ऑक्सीजन गैसेस है, अब हम यहाँ पे कहेंगे कि जो प्रेशर है, प्रेशर इंक्रीज होगा तो वो गैसेस ब्लड के अंदर क्या होंगी और इजिली डिसॉल्व होंगी। ब्लड को हमें सिर्फ चाहिए ऑक्सीजन, लेकिन उसमें और भी जो गैसेस है लाइक नाइट्रोजन जो है वो भी उस ब्लड में क्या होता जाता है, डिसॉल्व होता जाता है, ठीक है। तो जब हम बिल्कुल बॉटम में आ गए तो वहां पे बहुत सारा नाइट्रोजन आपके ब्लड में क्या हो गया, डिसॉल्व हो गया, क्योंकि प्रेशर बढ़ेगा तो गैस की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी और जब वो इंक्रीज होगी तो उसके अंदर नाइट्रोजन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन की क्वांटिटी ज्यादा होती है इसलिए वो ज्यादा अमाउंट में डिसॉल्व हो जाता है ब्लड के अंदर। ब्लड के अंदर जब वो डिसॉल्व हो जाएगा उसके बाद क्या होता है कि जब ये स्कूबा डाइवर बॉटम में अपना जो भी काम था उसने किया और जब वो वापस ऊपर की तरफ लौटना शुरू करता है तो जो गैसेस उसमें रिलीज हुई होती हैं अब वो प्रेशर कम होना शुरू होता है। इसीलिए कभी भी कोई स्कूबा डाइवर जब बॉटम से ऊपर की तरफ आता है तो वो बहुत स्लोली आता है, बहुत स्लोली आता है, क्योंकि अचानक अगर वो ऊपर की तरफ आएगा, प्रेशर कम होगा तो सारी गैसेज वहां से रिलीज होंगी और जिन कैपिलरीज के अंदर ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है उस पर बहुत ही बैड इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे हम देखते हैं कि जो स्कूबा डाइवर्स होते हैं वो बहुत स्लोली अपना ऊपर की तरफ आते जाते हैं, ठीक है। तो उससे होता क्या है कि जो गैस उसमें डिसॉल्व होती है वो धीरे धीरे रिलीज होना स्टार्ट होती है। लेकिन जब ऑक्सीजन ज्यादा अमाउंट में होगी नाइट्रोजन ज्यादा अमाउंट में रहता है तो वो ब्लड कैपिलरीज के अंदर क्या बनाता है, बबल्स बनाता है, ठीक है, जिसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन में प्रॉब्लम होती है और सेल्स तक ऑक्सीजन की रीचमेंट जो होती है वो कम हो जाती है और इस वजह से इन ब्लड कैपिलरीज के अंदर पेनफुल सेंसेशन होता है, पेनफुल सेंसेशन
होता है। ठीक है, क्या होता है? पेनफुल सेंसेशन होता है, जिस पेनफुल सेंसेशन को हम बेंड्स कहते हैं, या हम इसको डीकंप्रेसनेस सिकनेस भी कहते हैं, डीसीएस। जो पेनफुल सेंसेशन नाइट्रोजन बबल्स की वजह से ब्लड कैपिलरीज के अंदर प्रेशर के कम होने की वजह से जब स्कूबा डाइवर्स ऊपर की तरफ आते हैं, उस टाइम पे जो पेनफुल सेंसेशन ब्लड कैपिलरीज के अंदर क्रिएट होता है, उन पेनफुल सेंसेशन को हम बेंड्स या डीसीएस कहते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? डीकंप्रेसनेस सिकनेस। ठीक, ये बात आई थिंक अब आपको क्लियर हो गई होगी कि इसमें हमें क्या करना होता है एक्चुअली। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है, इसमें जो प्रॉब्लम ये हो रही है कि जब नाइट्रोजन ज्यादा डिसॉल्व हो जा रही है, तो हम उसमें एक काम ये करते हैं कि जो टैंक होता है, जो टैंक ले करके स्कूबा डाइवर्स, जो टैंक होता है जिसको लेकर के स्कूबा डाइवर्स जो होते हैं आपके, वो वाटर के अंदर जाते हैं, उसके अंदर 11.7% हीलियम, 56 पॉइंट समथिंग % आपका जो होता है वो नाइट्रोजन, और 31 पॉइंट समथिंग जो होता है आपका वो ऑक्सीजन होता है। ठीक है, तो 11.7% आपका हीलियम, 56 पॉइंट, देखिए नाइट्रोजन की परसेंटेज यहाँ पे कम कर दी गई, ऑक्सीजन की परसेंटेज क्या हो गई? बढ़ गई। तो एक्चुअली हम ध्यान ये देते हैं इसके अंदर कि जो आपका टैंक वो लेके जाएंगे, उसके अंदर ये कॉम्बिनेशन होगा, तो वो वहां पे जो प्रेशर होगा उसका कम इफेक्ट पड़ेगा, नाइट्रोजन ब्लड के अंदर कम जाएगा, जिसकी वजह से हमें इस तरीके की जो पेनफुल सेंसेशंस होता है, बेंड्स होती है या डीसीएस होता है, वो उसके अंदर नहीं होता है। ठीक है, 56.2, 31.1 ये आपका परसेंटेज होता है। तो ये फर्स्ट एक एप्लीकेशन है आपका स्कूबा डाइवर्स का। आई थिंक, इज इट क्लियर? इसके बाद हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं, सेकंड एप्लीकेशंस देखते हैं। अब इसमें क्या हमें समझना है, देखिएगा जरा ध्यान से समझिएगा। जैसे मान लीजिए ये आपका माउंटेन है, ठीक, माउंट एवरेस्ट। ठीक है, ये आपका सरफेस है जहां पे हम लोग नॉर्मली रहते हैं। यहां पे जो पर्सन है, जो भी इंसान है, उसके ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजन डिसॉल्व होती है, उसका एक अपना पार्शियल प्रेशर होता है कि इतना प्रेशर होगा तो वो गैस उसके अंदर क्या हो जाएगी? डिसॉल्व हो जाएगी। हमें बॉडी को वर्क करने के लिए सेल्स को क्या चाहिए होता है? ऑक्सीजन चाहिए होता है। ठीक है, तो वो जो सरफेस पे उसका प्रेशर होता है वो एक फिक्स है कि इतना प्रेशर होगा तो ये ऑक्सीजन ब्लड में डिसॉल्व हो जाएगी और डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी तक पहुंच जाएगी। लेकिन जब वो पर्सन जिसको कि इस पे ऊपर की तरफ जाना है, ठीक है, जैसे जैसे ये ऊपर की तरफ शिफ्ट होता है, वहां पे जो पार्शियल प्रेशर होता है ऑक्सीजन का, वो क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। और जब डिक्रीज होता है तो जो उसकी सॉल्युबिलिटी होती है ब्लड के अंदर, वो उतनी ज्यादा नहीं होती है। तो जब यहां पे प्रेशर क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। प्रेशर डिक्रीज होने की वजह से, प्रेशर डिक्रीज होने की वजह से जो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड, वो क्या होगा? डिक्रीज होगा। और जब डिक्रीज होगा तो सेल्स को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, और जब सेल्स को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो सेल्स काम करना बंद कर देंगी, और तब हमारा जो ब्रेन होता है वो प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं करता है, हम अच्छे से सोच नहीं पाते हैं, हमारी थिंकिंग जो कैपेबिलिटी होती है वो लॉस्ट हो जाती है, और उसको हम एक वर्ड नेम देते हैं एनोक्सिया। तो ये भी एक आपकी प्रॉब्लम होती है। ये भी आप देखेंगे किस पे बेस्ड है? प्रेशर पे बेस्ड है, कि जब प्रेशर डिक्रीज हो गया हाई एल्टीट्यूड पे, तो जो ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी थी वो क्या हो गई? डिक्रीज हो गई, जिसकी वजह से ब्लड सेल्स को ऑक्सीजन नहीं मिला और वो फिर
प्रॉब्लम क्रिएट हुई कि हमारा जो बॉडी है वो प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहा था। ठीक है, तो ये एक एप्लीकेशन है। तो ये दोनों एप्लीकेशंस पे आपको ध्यान रखना है। और जो कोल्ड ड्रिंक्स का है वो तो सिंपल सा है, वो आप खुद से भी समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये दो मेन इसके एप्लीकेशंस थे हेनरीज लॉ के। ठीक, दो कॉम्बिनेशंस तो हमने कंप्लीट कर लिए। एक कॉम्बिनेशन हमने सॉलिड इन लिक्विड पढ़ा, दूसरा कॉम्बिनेशन हमने पढ़ लिया गैस इन लिक्विड, और एक रह गया हमारे पास लिक्विड इन लिक्विड। इसका उतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, बहुत कम इसका यूज होता है। यूज तो होता है, बहुत यूज होता है, लेकिन इस चैप्टर में ज्यादातर हम इसका कम यूज करेंगे, तो इसलिए मैंने आपको इसको लास्ट में कराया है। अब यहाँ पे देखिए, लिक्विड और लिक्विड को डिसॉल्व करेंगे तो हमें क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है। ठीक है, समझिएगा इस बात को जरा ध्यान से। सबसे पहला पॉइंट हमें देखना होता है कि जब हम किसी लिक्विड को लिक्विड के अंदर डिसॉल्व करेंगे तो वहां पे मॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस के बेसिस पे डिसाइड होगा कि ये लिक्विड उस लिक्विड के अंदर सॉल्युबल होगा या नहीं होगा। तो मॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस जो आपका सॉल्यूट और सॉल्वेंट का है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट का इंटरेक्शन, यानी कि सॉल्यूट मींस बी और ए और बी का जो इंटरेक्शन होगा जब आप किसी दो लिक्विड को आपस में मिक्स करेंगे, ये आपका सॉल्वेंट हो गया ए, और जब किसी सॉल्यूट बी को इसके अंदर मिक्स करेंगे तो उनकी जो सॉल्युबिलिटी होगी डिपेंड करेगी कि क्या ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। सीधा सा एग्जांपल है कि अगर जैसे मान लीजिए ये वाटर है, इस वाटर में अगर आप ऑयल मिक्स करेंगे, ठीक, तो ऑयल भी लिक्विड, वाटर भी लिक्विड, लेकिन ऑयल और वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं होता है, इसी वजह से वो मिक्स नहीं होंगे। ठीक है, वो डिसॉल्व नहीं होंगे। वही उसकी जगह आप HCl सोडियम हाइड्रोक्साइड लिक्विड फॉर्म में जब डिसॉल्व करेंगे तो वो डिसॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि उनके जो पार्टिकल्स होंगे वो उस वाटर के साथ क्या करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे। तो बेसिकली हमें ये ध्यान रखना है कि इंटरेक्शन पे डिपेंड करेगा। ठीक, यहां पे भी जैसे सॉलिड इन लिक्विड में पढ़ा हमने, वैसे ही नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो ध्यान दीजिए, यहां पे कुछ एग्जांपल्स हम लेते हैं। जैसे सपोज मान लीजिए हमने लिक्विड में ले लिया HCl लिक्विड है आपका, ठीक है, यहाँ पे बेंजीन ले लिया हमने, ठीक है, कुछ एग्जांपल्स। और यहां पे हमने एक कंटेनर के अंदर वाटर और दूसरे कंटेनर के अंदर हमने कार्बन टेट्राक्लोराइड लिया। ठीक, अब अगर हम कहते कि ये लिक्विड है, ये भी लिक्विड है, HCl को डिसॉल्व करना है, बेंजीन को डिसॉल्व करना है, कौन किस में डिसॉल्व होगा, तो इतनी बात अब आपको समझ में आ गई होगी कि अगर हमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट का नेचर पता है तो हम बता सकते हैं कि वो उसके अंदर डिसॉल्व होगा या नहीं होगा। HCl पोलर नेचर का, यानी कि इस सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा, लेकिन अगर यहां हम बात करेंगे ये पोलर है, ये नॉन पोलर है, बिल्कुल डिसॉल्व नहीं होगा। लेकिन बेंजीन को करेंगे यहाँ पे तो ये डिसॉल्व होगा, लेकिन जब हम यहाँ पे डिसॉल्व करेंगे तो डिसॉल्व नहीं होगा। बेंजीन नॉन पोलर और ये पोलर। ठीक, तो ये कॉम्बिनेशन जरा अपने दिमाग में आपको रखना है। इसी में एक चीज और मैं आपको बताता हूं यहाँ पे, जैसे कुछ एग्जांपल्स है। मेथेनॉल 11th क्लास में पढ़ा होगा, इथेनॉल, फॉर्मिक एसिड, इथेनोइक एसिड, अमाइन, एल्डिहाइड, HCHO, फॉर्मेल्डिहाइड। ये जो कंपाउंड्स है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जनरली हम कहते हैं कि कोवेलेंट नेचर के होते हैं। तो कोवेलेंट नेचर के होंगे तो क्या ये वाटर के अंदर डिसॉल्व होंगे? देखते हैं जरा। वाटर आपका पोलर नेचर का है, ठीक, इनमें भी थोड़ी बहुत पोलैरिटी होगी जब भी इसके अंदर वो डिसॉल्व होते हैं, ठीक है। लेकिन जो मेन रीजन है इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का वाटर में डिसॉल्व होने का, आप ग्लूकोज भी ले सकते हैं, ग्लूकोज भी वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो ये कंपाउंड्स बेसिकली डिसॉल्व हो जाते हैं वाटर में। एक सिंपल सा रीजन है उसका, वो आप 11th क्लास में पढ़े भी है
इन पार्टिकल्स के बीच में एक बेटर इंटरेक्शन होता है और उस इंटरेक्शन की वजह से ही ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बड़े आराम से वाटर के अंदर क्या हो जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं। अब आपको समझना है कि क्या कौन सा इंटरेक्शन होगा। इंटरेक्शंस भी आपने कई तरीके के पढ़ रखे, ठीक है। इनके बीच में होता क्या है, H2O ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन, इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम के साथ हाइड्रोजन, इनके अंदर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम के साथ हाइड्रोजन, इलेक्ट्रोनिगेटिव के साथ हाइड्रोजन, इलेक्ट्रोनिगेटिव के साथ हाइड्रोजन, इलेक्ट्रोनिगेटिव के साथ हाइड्रोजन, ठीक है। तो जब दो इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम्स के बीच में हाइड्रोजन आता है तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है। तो यहाँ पे इनके इस सॉल्वेंट में वाटर में डिसॉल्व होने का रीजन क्या है, रीजन ही यही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग these compounds are soluble in water. Is it clear? तो आज की क्लास में हम बेसिकली यहीं तक, सॉल्युबिलिटी फाइनल हो गया हमारा, सॉलिड इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड और लिक्विड इन लिक्विड, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम हेनरीज लॉ पे न्यूमेरिकल्स करेंगे और उसके आगे के टॉपिक्स यानी कि वेपर प्रेशर से आगे स्टार्ट करेंगे। ओके।